साथियों को नमस्कार। एक बार आवाज क्लियर कर दें। सुरेश जी, रवि, जो साथी अभी हाल ही लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, राजेश शर्मा, आवाज आ रही है? क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, अमृत बाला। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ये जो गैसेस दी हुई है, ऑक्सीजन, ओजोन, CO2 गैस, नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस जो कि पार्थिव विकिरण को अवशोषित करती है? संदीप, आवाज क्लियर आ रही है? रवि, अमृतबाला, राजेश शर्मा, सुरेश जी, आवाज आ रही है? ठीक है। तो देखिए, इसमें अपन जो वायुमंडल के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं पार्थिव विकिरण, और पार्थिव विकिरण का मतलब समझे पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरण, एक सामान्य शब्दों में। तो पृथ्वी से जो परावर्तित होने वाली जो विकिरण है, उसका अवशोषण कौन करेगी? वायुमंडल में उपस्थित CO2 गैस। ये क्या करती है कि सूर्य से आने वाली सौर विकिरण को पृथ्वी तल पर तो आने देती है, लेकिन इस पृथ्वी तल से परावर्तित होने वाली इस पार्थिव विकिरण को वापस इस वायुमंडल से जाने नहीं देती है। इसका अवशोषण करती है CO2 गैस। एक तरह से अपन CO2 गैस के संदर्भ में यूं कह सकते हैं कि CO2 गैस वायुमंडल में वो गैस है जो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है, या दूसरे शब्दों में अपने कहें कि पार्थिव विकिरण का क्या करती है? अवशोषण करती है। कौन सी गैस करती है? ये CO2 गैस। तो पहला जो जवाब होगा वो क्या होगा? CO2 गैस। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जलवायु और मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन निम्नलिखित में से किस मंडल में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, में देश सोममंडल और समताप मंडल, फिर देश सोममंडल, समताप और ओजोन मंडल में। देखिए, अपन ने पूर्व क्लास में पढ़ा था कि इस सोम मंडल को हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल इसलिए कहते हैं कि सभी मौसमी परिघटनाएं जो घटित होती है वो सोम मंडल में घटित होती है। सोम मंडल में इसलिए घटित होती है कि एक तरह से अपन कहें कि जैसे बादल निर्माण के लिए जितने भी एरोसोल्स की जरूरत होती है, जलवाष्प की आवश्यकता होती है, वो सब कुछ इसमें हमारे को सोम मंडल में मिलता है। इसलिए हम सोम मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं। या मौसम या जलवायु से संबंधित जितने भी परिवर्तन होंगे वो किस में होंगे? ट्रोपोस्फेयर में होंगे, सोम मंडल में होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सूर्य ताप को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ये देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो सूर्य ताप को प्रभावित नहीं करता है? देखिए, इसमें पृथ्वी की गुणन गति के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से इंसुलेशन यहाँ पर इफेक्ट होगा। रिवोल्यूशन का मतलब है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, तो कभी अधिकतम की स्थिति आ जाती है, कभी न्यूनतम दूरी की स्थिति आ जाती है, तो निश्चित रूप से सूर्यताप पर प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है सूर्य किरणों का नतिकोण। नतिकोण का मतलब है कि अपन यूं कहें कि सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ेगी और उसके बाद उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की ओर जाने पर वो तिरछी पड़ती हुई जाएगी, तो इसका मतलब इंसुलेशन कम होता हुआ जाएगा। तो इसमें प्रभावित करने वाला जो कारक नहीं है वो प्रेवलिंग विंड्स है, प्रचलित पवन है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी ये जो तीनों कारक हैं वो सभी सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसमें आंसर क्या हो गया? डी। तीसरा का आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बताइए 4 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा?
वायुमंडल की जो निम्नलिखित जो परत दी गई है ये किस नाम से जानी जाती है? ये एमिल्टन ही एपल्टन है। एपल्टन, करेक्शन कर लें, क्या है? एपल्टन, करेक्शन करें टेक्निकल मैनेजर, ये एपल्टन है, एम नहीं है। तो एप्टलन परत किसको कहते हैं? इसका क्या होगा? सभी साथियों का वेलकम है, काफी बच्चे आ चुके हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि एप्टलन परत का संबंध किससे है? बताइए किससे होगा? दिए गए ऑप्शन के अनुसार किससे होगा? वेरी गुड, F1 और F2 परत से। देखिए यहां सिंगल F परत आ जावे तो भी इसे कौन सी परत बोलेंगे? एपल्टन परत बोलेंगे। इसी के फर्दर डिवाइडेशन है F1 और F2। इसी प्रकार से जो E परत है इसको भी अपन E1 परत और E2 परत कहते हैं। और इस परत के लिए विशेष शब्द जो यूज करते हैं, किनले हेविसाइड। किनले हेविसाइड परत। वैसे देखा जाए तो डी, ई, एफ और जी परत ये आयनमंडल का सब डिवीजन है। ये किसका सब डिवीजन है? ये आयनमंडल का सब डिवीजन है। वैज्ञानिक कोपे ने इलेक्ट्रॉन की सांद्रता के आधार पर इलेक्ट्रॉन की सांद्रता के आधार पर 4 परत में डिवाइड किया है आयन मंडल को। डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। फर्दर ई परत को E1, E2 जिसको किनले हेविसाइड परत कहते हैं। संबंधित साइंटिस्ट ने इसकी जानकारी दी थी, उस आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया किनले हेविसाइड परत। इधर F1 और F2 है, इसकी जानकारी वैज्ञानिक एपल्टन ने दी थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एपल्टन परत कहते हैं, या एप्लेटन परत, एक ही बात है, ठीक है। करेक्शन कर लें, ये एपल्टन परत है। तो ये दोनों प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। किनले हेविसाइड परत किसे कहते हैं और एपल्टन परत किसे कहते हैं? अर्जुन नमस्ते बेटा, भरतपुर नरेश नमस्ते बेटा, सभी साथियों को नमस्कार। सुमन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वार्षिक ताप परिसर की गणना। वार्षिक ताप परिसर की गणना किसके द्वारा की जाती है? एक वर्ष में सबसे गर्म और ठंडे महीने का जो औसत तापमान का जो अंतर होता है उसके द्वारा की जाती है। तो पांचवे का जो आंसर है वो क्या होगा? बी। पांचवा का आंसर क्या होगा? बी होगा। इनको देखिए, ये प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है, और इसके लेफ्ट राइट कुछ और प्रश्न निर्मित होने की संभावना है, इसलिए अपन इसको निर्मित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चक्रवात और प्रतिचक्रवात के संदर्भ में पवनों के डायरेक्शन के संदर्भ में यह बात की जा रही है। और ये जो बात की जा रही है कि असत्य कथन कौन सा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए, देख करके बताइए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें असत्य कथन कौन सा है? दिए गए जो विकल्प है अगर उसमें हम देखें तो उसमें असत्य कथन कौन सा आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात पवनों की दिशा की घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है? बिल्कुल नहीं होती है, विपरीत होती है। इसका आंसर क्या हो गया? 6 का बी। बाकी सभी सही है। तो आपको इसको सही भी कर लेना है कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में क्या डायरेक्शन रहती है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या डायरेक्शन रहती है, उधर प्रतिचक्रवात में क्या रहती है। ये 4 बातें आप एक दूसरे की एक टेबल बना करके याद कर लें। यहां से हमेशा एक प्रश्न बनता है, मैंने पूर्व पेपर में भी दिया था, इस प्रश्न पत्र में भी इसको देने का मूल उद्देश्य यही है कि बच्चे इसको थोड़ा सा देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के संदर्भ में ये असत्य की बात कर रहा है। असत्य देखिए, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी चाहे वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो चाहे साउथ हेमिस्फीयर में हो, इसको अपन क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड बेल्ट बोलते हैं, अश्व अक्षांश पेटी भी कहते हैं। दिस इज राइट। ये गति जनित है, ये गति जनित है, पृथ्वी की गुणन गति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, ये भी सही है। फिर इन पेटियों के ऊपर, इन पेटियों का मतलब पृथ्वी तल से ऊपर, पृथ्वी तल से ऊपर का मतलब है ट्रोपोपाज के पास में। कहां पर? ट्रोपोपाज के पास, सोप सीमा के पास में न्यून वायुदाब विकसित होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि पृथ्वी तल पर क्या हाई प्रेशर है और उसी के ऊपर जब ट्रोपोपास के पास जाते हैं तो क्या है, लो प्रेशर है। यह भी सही है। इस पेटी के निर्माण में तापमान मुख्य भूमिका निभाता नहीं है। आंसर क्या हो गया? ए। इसका आंसर क्या हो गया? ए। बिल्कुल भारती सही है। सुमन राइट। अंकु सुमन 2 है क्या? समन अंजू, अंजू अंजू भी 2 है क्या? बिल्कुल सही है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी एड्रियाटिक तट की ठंडी तेज हवा है? पहले तो आपको ये देखना है कि ये एड्रियाटिक तट कहां है। एड्रियाटिक तट का मतलब एड्रियाटिक सागर की बात कर रहे हैं। एड्रियाटिक सागर का मतलब भूमध्य सागर का अपर पार्ट। भूमध्य सागर का अपर पार्ट मतलब जो अल्बानिया और ग्रीस के पास वाला जो पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें कि ठंडी पवन कौन सी है? बोरा। हालांकि बहुत तेज गति से चलती है और कभी कभी जहाजों को भी ये क्षतिग्रस्त कर देती है। हालांकि ये चारों पवन कई इम्तिहान में पूछी गई है, इनके बारे में आपको एक याद होना चाहिए कि ये गर्म पवन है, ये गर्म पवन है, ये गर्म पवन है, ये केवल ठंडी पवन है। इसके अलावा संबंधित पवन कहां नामांकित की गई है वो भी पता होना चाहिए। सिराको हालांकि सहारा मरुस्थल से आती है, भूमध्य सागर से ह्यूमिडिटी ग्रहण करती है और इटली में प्रवेश करती है। इटली में इस पवन को क्या कहते हैं? सिराको। हालांकि इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? सहारा मरुस्थल से हुआ है। हर्मटन ये भी सहारा मरुस्थल से चलती है, लेकिन ये विषुवत रेखा की तरफ, गिनी के तट की तरफ चलती है। इसको हर्मटन पवन कहते हैं, जो कि वहां अनुकूल जलवायु क्रिएट कर देती है, इसलिए इसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं। हर्मटन पवन जो गिनी के तट पर चलती है, इसे अपन क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन कहते हैं। ये सब कुछ डिस्कशन पूर्व जो क्लासेस थी उसमें कर चुके हैं। नेक्स्ट जो फोन है, ये अल्पस पर्वत पर दक्षिण ढालू की तरफ से ऊपर की तरफ चढ़ती है और चारागाह डेवलप कर देती है, हिम को मेल्ट कर देती है, चारागाहों का विकास हो जाता है और वहां इसकी वजह से अंगूर की खेती को बहुत बड़ा लाभ होता है। ग्रेप्स, अंगूर उत्पादन बहुत अधिक हो जाता है फोन की वजह से। तो देखिए इनके मेन मेन जो फीचर्स है वो चीज आपको देखना है। तो इसमें सिराको, हर्मटन, फोन, ये तीन तो कैसी है? गर्म है। बोरा कैसी है? ये ठंडी पवन है। कहां चल रही है? ये एड्रियाटिक सागर के तट पर चल रही है। कहां चल रही है? एड्रियाटिक सागर के तट पर चल रही है। एड्रियाटिक सागर तट का मतलब है भूमध्य सागर के अपर वाला पार्ट, या अपन पर्टिकुलर अगर देशों की बात करें तो मुख्य रूप से ये जो अल्बानिया और ग्रीस वाला पार्ट है, क्रोशिया, ग्रीस और अल्बानिया, इसके पास में चलती है। बस इतनी जानकारी यदि आपको याद है तो फिर दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन से क्लाउड लो क्लाउड्स है? देखिए अपन ने अध्ययन कराते समय हमने यहां 3 प्रकार के क्लाउड्स पढ़े थे, निम्न, मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले। ऊंचाई के आधार पर अपन ने इनको 3 भागों में डिवाइड किए थे और तीसरे प्रकार, चौथे प्रकार के जो क्लाउड्स बताए थे वो वर्टिकल डेवलपमेंट वाले बताए थे, लंबवत विकास वाले बताए थे। तो यहां जो बात की जा रही है वो नीचे वाले क्लाउड्स की बात की जा रही है। तो जहां पर स्ट्रेटो शब्द लग जावे, इसको पकड़ लीजिए आप, तो स्ट्रेटो, तो उसी को बास मान के स्त्री कपासी, ये क्या है? नीचे वाले हैं। और जहां सीरो सीरस लग जाए, ये अपर वाले हैं। तो इसमें कहीं डिस्टर्ब नहीं होना, रटने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने आपको 10 प्रकार के बादल बताए थे,
उन 10 प्रकार के बादल के फीचर्स को आपको पता होना चाहिए, लेकिन एक क्लासिफिकेशन भी पता होना चाहिए। जनरली जो प्रश्न आता है वो क्लासिफिकेशन को लेकर के आ जाता है कि ऊर्ध्व विकास वाले कौन से हैं, या इनमें से निम्न ऊंचाई वाले कौन से हैं, मध्यम ऊंचाई वाले कौन से हैं और अधिक ऊंचाई वाले कौन से हैं। दोस्तों थोड़ा जनरल आप ध्यान रखना कि जो अधिक ऊंचाई वाले होंगे, मतलब कि उनमें एक तरह से अपन क्यों कहेंगे कि जलवाष्प की मात्रा कम होगी, एरोसॉल्स की मात्रा कम होगी, अपेक्षाकृत या तो वर्षा नहीं करेंगे, करेंगे तो बहुत माइनर वर्षा करेंगे। जैसे अपन पक्षाभिमेक्ष की बात करें, सीरस क्लाउड्स की बात करें, वो वर्षा नहीं करते हैं। लेकिन जो मध्यम और जो नीचे वाले हैं वो वर्षा करते हैं। वर्षा इसलिए करते हैं कि उनके पास में सभी पूरा रॉ मटेरियल होता है, जिसमें जलवाष्प पर्याप्त रूप में होती है और एरोसोल्स उसके पास में पर्याप्त रूप में होती है। ये सब कुछ बातें अपन ने वहां कर ली, लेकिन मैं एक जनरली बताना चाहूंगा आपको कि आपको एक मोटे मोटे तौर पर जो लियोनोन हक ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से प्रकार थे, और इसकी टर्मिनोलॉजी भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को प्रदर्शित करने की इकाई है। आप यहां मैंने आपके क्लास में बताया भी है, पढ़ा भी दिया है कि जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी यहां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होती है निरपेक्ष निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता। एक होती है विशिष्ट आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता। एक होती है सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी AH, विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मित्रों, यहां हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, एक जो पहले बात तो निरपेक्ष जो आर्द्रता है, इसका जो मेजरमेंट किया जाता है ये प्रति इकाई आयतन में किया जाता है। हवा के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, और जहां आयतन की बात आ गई, घन की बात आ गई, तो इसका मेजरमेंट हम किस में करेंगे? ग्राम प्रति घन मीटर। निरपेक्ष आर्द्रता की जो इकाई क्या होगी? ग्राम प्रति घन मीटर, क्योंकि हम इसके कैलकुलेशन आयतन में करते हैं। फिर विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता का मतलब है कि हमने जैसे कि मान लीजिए वायु थी और 1 किलोग्राम मान लीजिए उस वायु के भार को वेट किया, तो उस 1 किलोग्राम में हमें जो जलवाष्प प्राप्त हो रही है वो ग्राम प्रति किलोग्राम में मेजरमेंट की जाती है। तो विशिष्ट आर्द्रता की जो इकाई है वो क्या है? ग्राम प्रति किलोग्राम। फिर है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता का मतलब यह है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब यह है कि निरपेक्ष आर्द्रता अपॉन आर्द्रता सामर्थ्य, कि वो कितनी आर्द्रता ग्रहण कर सकती है, और हवा आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100। निरपेक्ष आर्द्रता, या आप इसको कह दें वास्तविक आर्द्रता अपॉन आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100 अप रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये परसेंटेज में कैलकुलेशन की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? प्रतिशत। इसका आंसर क्या हो गया? प्रतिशत। आंसर डी। आपको यहां यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की इकाई पूछ रहे हैं, तो आप ये मान लो कि आपको निरपेक्ष आर्द्रता की इकाई पूछी जा सकती है, विशिष्ट आर्द्रता की इकाई पूछ सकते हैं, इन दोनों की। तो क्यों नहीं इसके साथ में ये क्वेश्चन ये अप्रोच करता है कि आपको तीनों की ही इकाई पता होना चाहिए। निरपेक्ष की पूछे तो ग्राम प्रति घन मीटर, विशिष्ट आर्द्रता की पूछे तो ग्राम प्रति किलोग्राम, ग्राम प्रति किलोग्राम, और यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की पूछे तो प्रतिशत। बस ये 3 याद रखना है, तीनों की इकाई। इसके अलावा कोई प्रश्न बनता नहीं है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस, जो दिए गए जो विकल्प है उसमें देखिए मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CO2 गैस है, सभी है। आंसर क्या हो गया? सभी है, सभी है। ठीक है, सभी। अंजू शर्मा 1000 नहीं होता, 100 होता है।
इंटू 100। अंजू शर्मा गलत लिख रहे हैं, 100 से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कोकोस कटक इनमें से कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। अब थोड़ा सा ये देखना कि है कहां, ये वैसे पूर्वी प्रशांत महासागर में है। पूर्वी प्रशांत महासागर, या वर्ल्ड लेवल पर देखें तो मध्य अमेरिका के पश्चिम में। किसमें? मध्य अमेरिका के पश्चिम में। अच्छा कोई बात नहीं, पूर्वी प्रशांत महासागर में है, मध्य अमेरिका के पश्चिम में है। लेकिन मान लो वहां उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत आ जाए, तो देखिए दोस्तों, फिर कोकोस कटक को आप करेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर। क्या करेंगे? उत्तरी प्रशांत महासागर आप इसको करेंगे। तो आप इस कोकोस कटक को ये मत समझिए प्रशांत महासागर याद नहीं हो सकता, विकल्प में पश्चिमी और पूर्वी प्रशांत महासागर दे दें, हो सकता है उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर दे दें, तो थोड़ा प्रॉपर लोकेशन भी आपको इसकी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये साइबेरिया मगन तट। अब जो साइबेरिया मगन तट है ये किसका है? आर्कटिक महासागर। किसका है? आर्कटिक महासागर। कहीं आप ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ अटलांटिक और इंडियन और पैसिफिक ओशियन की देखने मत बैठ जाना, ये किसकी है? आर्कटिक महासागर की। कभी कभी प्रश्न आ जाता है आर्कटिक महासागर की सबसे चौड़ी कॉन्टिनेंटल शेल्फ कौन सी है? साइबेरिया मगन तट। प्रश्न कैसे भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न है। देखिए इसमें आप केवल कॉमन सेंस से ऐसे प्रश्नों के जवाब देने हैं। क्या जवाब होगा देखिए देख करके बताइए। ये क्वेश्चन है कि सामान्यतः दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के मध्य अंतराल होगा। अब देखिए सप्तमी अष्टमी और सप्तमी अष्टमी के बाद, सप्तमी अष्टमी के बाद क्या होगा? अमावस्या पूर्णिमा होगी। तो अमावस्या और पूर्णिमा होगी तो सिजिगी की स्थिति होगी। लेकिन जैसे अगर सप्तमी अष्टमी चल रही है तो उसमें समकोणीय की स्थिति होगी। अब सप्तमी अष्टमी लगभग 7 या 8 दिन का अंतर होता है। दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार में कितने? 7 या 8 दिन का। तो दिए गए विकल्प के अनुसार इसका आंसर क्या हो गया? 7 डेज। दिए गए विकल्प के अनुसार कितने हो गए? 7 डेज। रेखा बिल्कुल सही है। यस। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन सी ठंडी धारा नहीं है? कौन सी ठंडी धारा नहीं है? हम्बोल्ट की धारा ठंडी है, फॉकलैंड की ठंडी है, बेंगुला की ठंडी है, कौन सी नहीं है? अगुलास की धारा। अगुलास की धारा कैसी है? गर्म धारा है। कौन से महासागर में है? ये इंडियन ओशियन में। किसमें है? इंडियन ओशियन में। और हम्बोल्ट की धारा गर्म, ये ठंडी है। हम्बोल्ट की धारा ठंडी है। कौन सी ओशियन में है? ये पैसिफिक ओशियन में। कौन सी ओशियन में? पैसिफिक। बेंगुला की धारा ये भी ठंडी है। कौन से ओशियन में? अटलांटिक ओशियन में। इधर जो फोकलैंड की धारा है ये कौन से ओशियन में? ये भी अटलांटिक ओशियन में। कैसी है? ठंडी है। तो आपको गर्म ठंडी का पता होना चाहिए और उनकी लोकेशन का मालूम होना चाहिए। इसका आंसर ए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। महासागरीय धारा जो उत्तरी अंध महासागर की चक्र गति, मैंने गायर्स की बात की थी, गायर्स का भाग नहीं है। गायर्स का मतलब जैसे सर्कुलेशन जो बन रहा है इस तरह से। जैसे उत्तरी गोलार्ध में अगर अपन सभी महासागरों में बात करें तो क्लॉकवाइज सर्किल बनता है, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज सर्किल चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, और उसमें क्लॉकवाइज चलता है। तो देखिए अगर अपन गायर्स के बारे में बात करें, जैसे उत्तरी विश्वतरेखीय धारा, ये उत्तरी विश्वतरेखीय धारा, फिर इसमें इन्होंने लिखा कनारी की धारा, लैब्राडोर की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा। ठीक है, उत्तरी विश्वतरेखीय धारा एक तरह से अपन यूं कहें कि कैरिबियन की धारा में चेंज हो जाएगी और वही गल्फ स्ट्रीम बना लेगी।
वही कनारी में चेंज हो जाएगी, लेकिन लेब्राडोर की धारा ऊपर से आ रही है। आंसर क्या हो गया 16 का बी, जो उस गायर्स में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित नहीं है, दक्षिण में स्थित नहीं है, इसका मतलब उत्तर में है। देखिए बताएं 17 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका आंसर क्या होगा, वेरी गुड, डॉल्फिन उबार। अब ये बाकी के बाकी, चाहे वो चैलेंजर कटक हो, चाहे वाल्विस उबार हो, रिया ग्रांडे हो, ये तीनों के तीनों किस्में दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। जो मध्य अटलांटिक के जो कटक है, जो अपन एमएआर बढ़ते हैं, एमएआर का अपर पार्ट डॉल्फिन उबार और दक्षिणी भाग क्या क्या कहलाता है, चैलेंजर उबार। और इसी में से देखिए अफ्रीका की तरफ इस तरह से एक ब्रांच चलती है, उसको वाल्विस उबार, उसको क्या कहते हैं, वाल्विस उबार। और ब्राजील की तरफ इस तरह से एक ब्रांच चलती है, उसको क्या कहते हैं, रियो ग्रांडे उबार। तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए। बहुत सामान्य प्रश्न होंगे, यही प्रश्न रिवाइज होंगे यहाँ पर। अच्छा प्रश्न है, मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित नहीं है, इसका मतलब उत्तर में स्थित है, क्या है, डॉल्फिन उबार। फिर दक्षिण में क्या कहलाता है, चैलेंजर उबार। अब इसमें देखिए अफ्रीका की तरफ जो उबार है उसको वाल्विस उबार कहते हैं, और ब्राजील की तरफ जो उबार है उसको रियो ग्रांडे उबार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वह जो पूर्वी अंड महासागर की बेसिन, देखिए मैंने सभी की बेसिन आपको डिटेल जब क्लास ली थी, जब बता दी थी। अक्सर जो बेसिन के जो नामांकन किए गए हैं वो क्षेत्र विशेष के आधार पर किए गए हैं। वैसे अंड महासागर में हम दो मुख्य बेसिन की बात करते हैं, पश्चिमी बेसिन और पूर्वी बेसिन, पश्चिमी बेसिन और पूर्वी बेसिन। तो पूर्वी अंड महासागर की जो बेसिन है, इसमें कनारी की बेसिन भी पूर्वी की है, स्पेनिश बेसिन, केप वर्डे। आंसर क्या हो गया, सभी। आंसर क्या हो गया, सभी। वैसे मुख्य रूप से अटलांटिक ओशियन में दो बेसिन है, पश्चिमी अंड महासागर की बेसिन और पूर्वी अंड महासागर की बेसिन। तो ये जो बेसिन है वो पूर्वी अंड महासागर की बेसिन के अंतर्गत आती है। स्थान विशेष के आधार पर दोस्तों इनके नामांकन किए गए हैं, स्थान विशेष के आधार पर इनके नामांकन किए गए। सभी बेसिन पूर्वी अंड महासागर के अंतर्गत आती है। राधा चौहान राइट, गजेंद्र बेटा आपका गलत हो गया। कनारी बेसिन तो है ही, ये भी है, स्पेनिश भी है, यह भी है। आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर होगा, 18 का बी। बेटा ये गजेंद्र शायद आपने बेटा गलत कर दिया, सही कर ले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बहुत प्यारा प्रश्न है, हिप्सोमेट्रिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए हिप्सोमेट्रिक कर्व जैसे बात करें, एक ही शब्द याद रखें, महासागरीय उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए, महासागरीय रिलीफ, महासागरीय उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए हिप्सोमेट्रिक कर्व को यूज करते हैं। अब देखिए ये महासागरीय उच्चावच है, मगन तट, मगन ढाल, डीप सी प्लेन, सब ये है। अब इसमें सागर जल में लवणता को परिवर्तन ये नहीं है, तो सीधी बात है आंसर क्या होगा, 1 2 3, ये लो सर, 1 2 3 अंजू बिल्कुल। हिप्सोमेट्रिक कर्व कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर, यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में दोस्तों कई बार पूछा गया है। महासागरीय उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक पीएक इसका, इसको जो बनाया था, लिख लें, हिप्सोमेट्रिक कर्व को वैज्ञानिक पीलेक ने बनाया है, वैज्ञानिक पीलेक ने इसको बताया है। वैसे अगर देखें तो इसका जो एक्सिस होता है उस पर क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊर्ध्वाधर जो अक्ष है, लंबवत जो एक्सिस है, उस पर ऊंचाई या गहराई को रिप्रेजेंट किया जाता है। आप तो एक ही बात याद रखें कि हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा महासागरीय उच्चावच को रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये किसने बनाया, वैज्ञानिक पीलेक ने बनाया है। आगे चले क्वेश्चन नंबर देखिए 20, देखिए प्रशांत महासागर के ट्रेंच
कौन कौन से हैं दिए गए? देखिए, क्यूराइल है, कर्माडेक है, टोंगा है, यानी 1 3 4। राइट आंसर क्या हो गया? बी। फिर कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? प्यूटोरिको नहीं है। तो प्यूटोरिको किसका है? अटलांटिक ओशियन का। किसका है? अटलांटिक ओशियन का। प्यूटोरिको अटलांटिक ओशियन का सबसे गहरा ट्रेंच है, जो कि कैरिबियन सागर के पास में स्थित है। तो इसमें जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, उसमें आंसर क्या हो गया? 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या करोगे? बी करेंगे। राजेश क्या लिख रहा है बेटा? भारती, इसका आंसर करें बी। आंसर बी कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। रवि, ए कैसे हो गया? 1 2 3 4 कैसे हो गए? प्यूटोरिको तो इसका अटलांटिक ओशियन का है। रवि बेटा गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, 1 3 4। आंसर क्या हो गए? 1 3 4। चलें आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत प्यारा प्रश्न है। कभी पूछा जाता है सिलिका प्रधान ऊज और कभी पूछा जाता है चूना प्रधान ऊज। तो दिए गए विकल्प के अनुसार डाइटम और ग्लोबिजी राइना, ये दोनों के दोनों सिलिका प्रधान ऊज है। कैसे ऊज है? सिलिका प्रधान। 2 और 4। तो टेरापोड और रेडियोलैरियन, ये ऑटोमेटिक कौन से हो गए? चूना प्रधान। ये कौन से हो गए? चूना प्रधान। कौन कौन से? रेडियोलैरियन और टेरापोड। एक इसमें और आता है, कोकोजेंथल, लिख लीजिए, कोकोजेनिथिल। टेरापोड, रेडियोलैरियन, कोकोजेंथिल, ये कैसे हैं? चूना प्रधान। चूना प्रधान ऊज, यही लिख लीजिए। दोनों आते हैं, कभी पूछा जाता है सिलिका प्रधान और कभी पूछा जाता है चूना प्रधान। तो चूना प्रधान में टेरापोड और रेडियोलैरियन आते हैं, और सिलिका प्रधान में कौन कौन से आते हैं? डाइटम, डाइटम और रेडियोलैरियन, सॉरी डाइटम और रेडियोलैरियन। सही करें, थोड़ा इसको करेक्शन करें आप सब साथी। 2 और 4। करेक्शन करें, सही करें। इसमें डाइटम और रेडियोलैरियन, ये जो दोनों है, ये सिलिका प्रधान है। और टेरापोड और ग्लोबेजिरेना, और इसके साथ में ये और जोड़ रहे हैं कोकोजेनिथिल, ये कैसे हैं? ये चूना प्रधान है। ये कैसे हैं? चूना प्रधान। बिल्कुल राजेश, सही कर लें इसको। इसमें कोकोजेनिथिल और नोट कर लिए। हाँ, कोकोजेनिथिल और नोट कर लें। सिलिका प्रधान तो कौन कौन से हो गए? डाइटम और रेडियोलैरियन। 2 और 4, ठीक है। चूना प्रधान में टेरापोड, ग्लोबेजिरिना और कोकोजेनिथिल, ये कैसे हो गए? चूना प्रधान। ये 3 है, ध्यान रखना। चूना प्रधान में टेरापोड, ग्लोबेजिरिना और कोकोजेनिथिल, और इधर सिलिका प्रधान में डाइटम और रेडियोलैरियन। इसमें राइट आंसर ए। 2 और 4। राइट आंसर क्या हो गया? 2 और 4। 21 का आंसर ए, अर्जुन, राइट। चलें राजेश, आगे चलें। हाँ, ये जरूर लिख लेना, यहां से क्वेश्चन बनता है। किसी गहरे लैगून द्वारा मुख्य भूमि से दूर अलग थलग रीफ क्या कहलाती है? बैरियर रीफ, रोधी का प्रवाल, बैरियर रीफ। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बैरियर रीफ। और बैरियर रीफ का एग्जाम्पल ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। आंसर सी। आंसर क्या है इसका? सी, 22 का सी। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वनों को किस नाम से जाना जाता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इन्हीं को रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट
उष्णकटिबंधीय वर्षावन। किस नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन के नाम से जानते हैं। आंसर क्या हो गया? डी। ट्वेंटी फोर, देखिए जो 24 है ये पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड प्रश्न है। बताएं इसमें क्या आंसर होगा? वियना, ये जो सम्मेलन हुआ था वो कहां हुआ था? वियना। और वियना कहां है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। आंसर करें वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत में पहली बार वाटर एक्ट किस वर्ष लागू? 74। जल अधिनियम, पर्यावरण इसको जल को संरक्षण करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया है 74। इसको याद रखना है आपको, फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा, देखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब क्या होगा? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यात्रा करते समय वनस्पति का प्रकार क्या हो सकता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, फिर मरुस्थलीय झाड़ियां और शंकुधारी वन, राइट। क्योंकि पहले उष्ण कटिबंधीय वर्षावन आएंगे और फिर मरुस्थलीय झाड़ियां आएंगे, शंकुधारी वन आएंगे। आंसर क्या हो गया? बी। बिल्कुल सही है राजेश, सुमन। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रेरिश उत्तरी अमेरिका मतलब कनाडा, पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, लानोस प्राग्वे में नहीं है, लानोस वेनेजुएला। वेनेजुएला एक नदी बहती है ओरिनिको, उस ओरिनिको नदी के आसपास वाला जो मैदान है वो लानोस का घास का मैदान। लानोस एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आता है। आंसर क्या हो गया इसका? डी। आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सभी बच्चे ध्यान दें। मैंने एप्लीकेशन पर आपको ऑनलाइन सब बच्चों को जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग ये पूरा पढ़ा दिया है। और ओरिनिको बिल्कुल सही है अंजू, वेनेजुएला की बहुत बड़ी नदी है ओरिनिको। जीआईएस मैंने आपको पढ़ा दिया है, रिमोट सेंसिंग पढ़ा दिया है, जीपीएस मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो देखिए वैसे जीआईएस की जो फुल फॉर्म है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें है ही नहीं। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके फुल फॉर्म भौगोलिक सूचना तंत्र। भौगोलिक सूचना तंत्र यह लिखा ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंटरनेशनल सिस्टम, ज्योग्राफिकल इमेजिंग सिस्टम, ये तीनों ही गलत है, इसलिए इनमें से कोई नहीं है। अब इनमें से कोई नहीं है तो इसका मतलब सही तो याद कीजिए आप। भाई सही क्या है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र। हिंदी में क्या हो गया? भौगोलिक सूचना तंत्र। ये कोले लेक्चर जैसी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। आरपीसी के द्वारा विगत 2021 में कोले लेक्चर की एग्जाम थी, उसमें यह प्रश्न आया था। तो हो सकता है आपसे जीआईएस की फुल फॉर्म पूछ ले, जीपीएस की पूछ ले, रिमोट सेंसिंग के घटक पूछ ले, जीआईएस के कंपोनेंट्स से आपसे बात की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये लो, जीआईएस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? देखो जीआईएस के जो कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर होता है,
डाटा होते हैं, आंकड़े होते हैं, प्रोसीजर प्रक्रिया होती है, ये तीन तो है ही है। एक इसमें सॉफ्टवेयर आ गया तो हार्डवेयर भी है, हार्डवेयर है। एक इसमें लाइववेयर, लाइववेयर क्या है? लाइववेयर, लाइववेयर या अपन लिखेंगे लोग, पीपल, क्या है? पीपल। ये लाइववेयर का मतलब है कि जो व्यक्ति इस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या जीआईएस के बारे में हाईली एजुकेटेड हो या प्रशिक्षित जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? लाइववेयर कहते हैं। लोग, व्यक्ति, तो यहां पूरे पॉपुलेशन जनसंख्या की बात कर ली। अगर पीपल होता या लोग होता तो ठीक है, अगर यहां लोग होता तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये कंपोनेंट्स नहीं है। तो इसमें अगर हम प्रश्न की नेचर के अनुसार अगर बात करें तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर इसका हो गया है जनसंख्या। क्या क्या प्रश्न नहीं आएगा? जनसंख्या नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए एक तरह से अपन यहां देखें तो प्रश्न की नेचर के अनुसार आपको यहां पर चलना है कि कौन कंपोनेंट्स नहीं है। क्या करोगे? आंसर सी करोगे। आंसर क्या करोगे? सी करोगे। ओके, बहुत प्यारा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आते हैं जीआईएस के, बस ये 5 मेन कंपोनेंट्स है। क्या क्या है? हार्डवेयर, लाइववेयर, डाटा, सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर। क्या नहीं है? पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन की जगह क्या था? लाइववेयर, प्रशिक्षित व्यक्ति। एक सामान्य शब्दों में प्रशिक्षित व्यक्ति किसमें? जीआईएस के बारे में जो नॉलेज रखता हो। नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, विजिबल लाइट। इसकी विजिबल लाइट का एक तरह से रेंज पूछ ली इसने कि कहां से कहां तक दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का मतलब देखिए, ये जो सन है, इस सन से जो सौर विकिरण आ रही है इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। इनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण, क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण। और ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है दोस्तों, इसकी भी अलग अलग स्थितियां आ जाती है, जिसमें देखिए गामा रेज, गामा किरणें आपने पढ़ा होगा, एक्स रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और फिर आती है आपकी दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य, विजिबल रेज, जो हमें दिखाई देती है, विजिबल रेज। और विजिबल रेज के ऊपर आती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, फिर आती है माइक्रोवेव, और फिर आती है रेडियो वेव। हमें जो दृष्टिगत होती है वो विजिबल रेज, ये हमें दिखाई देती है, ये हमें दिखाई देती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में हमें विजिबल रेज दिखाई देती है। विजिबल रेज जिसके हम दृश्य प्रकाश तरंगे कहते हैं, और ये हमें 7 रंगों में दिखाई देती है, जिसको आप विबग्योर कहते हैं। जिसको आप क्या कहते हो? विबग्योर, VIBGYOR, ये 7 तरंगे। अब देखो आप, वायलेट से रेड तक इनका जो वेवलेंथ होता है वो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक होता है। और इससे ऊपर जैसे रेड रेज है, लाल जो किरणें हैं, इनसे ऊपर फिर इंफ्रारेड आती है, अवरक्त करने। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको डेप्थ में लेके जा रहा हूं, ये ध्यान रखना
जब भी रिमोट सेंसिंग की हम बात करते हैं, स्थानिक सूचना तंत्र का ही एक पार्ट है। और रिमोट सेंसिंग में हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज है, ये जो यूज की जाती है, उपयोग में जो ली जाती है, वो दोस्तों ये ली जाती है मुख्य रूप से विजिबल रेज, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ये तीनों रिमोट सेंसिंग में यूज की जाती है। रिमोट सेंसिंग के जो सेंसर होते हैं जो सैटेलाइट में, वो इनका अवशोषण करके हमें सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। खैर ये थोड़ी सी फिजिक्स टाइप में थोड़ी सी डेप्थ में बात हो गई, लेकिन प्रश्न की नेचर यहां आई हुई है, इसलिए मैं दोस्तों आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। आप एक बार मेरा रिमोट सेंसिंग का जो डिटेल जो चैप्टर है, वो दोस्तों जो डिटेल क्लास है उसमें जाकर के एक बार देख लें। ये सब कुछ मैंने वहां पर क्लियर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक को किस नाम से जानते हैं? प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोले लेक्चर परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ये मैंने स्टैटिक्स पढ़ाते समय आपको नोट भी करवा दिया था। अंजू ज्योग्राफिकल नहीं करना है, वैसे प्रॉपर जो शब्द होता है वो है ज्योग्राफिक। अंजू ज्योग्राफिक करना है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम करना है, ज्योग्राफिकल नहीं करना है। अंजू शर्मा ध्यान देवें, सभी छात्र ध्यान देवें, ज्योग्राफिकल नहीं है। ज्योग्राफिकल तो आप ऐसे ही बोल देते हैं। प्रॉपर रूप से जो शब्द यूज होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS, जो भी पहले बात कर रहे थे। अपडेट कर ले इस बात को, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 32, देखिए मीन, मीडियन और मोड के मध्य संबंध की बात कर रहा है। ये फॉर्मूला आप याद करें, माध्य माइनस बहुलक इजकल टू 3, फिर ये माध्य माइनस माध्यिका, ये माध्य है, माध्य यानी मीन, ठीक है। ये आप इसको याद रखिएगा। अंजू ओके, अपडेट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? देखिए अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है, कौन नहीं है? मीन डेविएशन नहीं है। ये अपकरण की माप में आता है। आंसर बी। सिंपल प्रश्न आएंगे आपकी, मैंने जो टेबल दी थी उसको पढ़ने में आप, बहुत प्यारा प्रश्न है। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का उदाहरण, अपवर्जी वर्गांतरण। अपवर्जी बताएं, अपवर्जी का मतलब समझ रहे हो कि उस श्रेणी में शामिल नहीं है वो मान, उसका मान नेक्स्ट सीरीज में शामिल है। तो बताएं, देखें क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसका आंसर इस दिए गए विकल्प के अनुसार क्या हो सकता है? जो विकल्प दिया है उसके अनुसार क्या हो सकता है? वेरी गुड रवि, बिल्कुल राइट। 1 और 3 सही है। अब देखो आप, एक की क्या है? 0 से 10, 10 से 20, अब 20 से 30। जैसे मैंने कोई डिजिट अगर 10 दे दी तो आप इसको इसमें शामिल ना करके उस नेक्स्ट क्लास इंटरवल में उसको शामिल करते हो। इसी प्रकार से देखिए थर्ड 10.5 से 20.5, अब 20.5 की डिजिट को आप यहां शामिल करोगे अपवर्ड जी। तो इसमें देखिए ये और ये 1 और 3 अपवर्जी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, और ये समावेशी का उदाहरण है। समावेशी इंक्लूसिव प्रश्न बहुत सिंपल आएंगे, ये भी समावेशी का। तो क्यों ना आप दोनों श्रेणी, जैसे प्रश्न अगर ये पूछ रहा है, देखो हम आपसे अपेक्षा करते हैं यदि वो अपवर्जी का उदाहरण पूछ रहा है तो हो सकता है आपसे समावेशी का उदाहरण पूछ ले। तो अपवर्जी और समावेशी दोनों के आपको एग्जाम्पल याद कर लें, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी प्रश्न उसके जवाब। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35,
कौन सा कथन वैगनर के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण नहीं है? देखिए, अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये तीनों प्रमाण दिए, लेकिन ये प्रमाण भी उन्होंने दिया है, लेकिन ये नहीं कि वो विलुप्त हो गए। नो, उत्पन्न है लेकिन वो पश्चिम की तरफ माइग्रेट करते, ये कहा ना कि विलुप्त होना। नो, आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ये छोटी माइनर प्लेटों की बात कर रहे हैं। पीटी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के संदर्भ में बात की जा रही है। कैरोलिन प्लेट के बीच में स्थित कौन सी ये कैरोलिन प्लेट कहां स्थित है? फिलिपियन और इंडियन प्लेट के बीच में। आंसर करें बी। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि असत्य कथन इनमें से नीचे दिए। देखिए, एस तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है? नहीं, प्रकाश तरंगों जैसी होती है। कैसी होती है? प्रकाश तरंगों जैसी होती है। बाकी सभी है कि बॉडी वेव धरातलीय तरंग को उत्पन्न करती है। धरातलीय तरंग का मतलब एल तरंग, एल तरंग का मतलब जो सर्वाधिक नुकसान करती है। बाकी आप समझ ही रहे हैं। इसका आंसर करें डी। 37 का आंसर करें डी। असत्य की बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा नवीन वलित पर्वत है? देखिए, वैसे तो सभी पर्वत कैसे वलित पर्वत है, लेकिन ये जो तीनों पर्वत है, हिमालय, अल्पस, इनका जो निर्माण हुआ वो ट्रसरी में हुआ है। कौन से काल में हुआ है? इनका ट्रसरी में हुआ है। एप्लिएशन का जो निर्माण हुआ था वो पैलोजोइक में हुआ था, पैलियोजोइक एरा में हुआ था। पैलियोजोइक एरा की भी अगर बात करें तो ओर्डोविशियन किस में हुआ था? ओर्डोविशियन कल्प में हुआ था। ओर्डोविशियन का मतलब यह है कि लगभग आज से 50 करोड़ वर्ष पहले, लगभग की बात कर रहा हूं मैं। तो हालांकि ये वलित है, लेकिन वलित कैसा? प्राचीन वलित। हालांकि अरावली के बाद में बना है ये। आप इसको ये कह सकते हो कि एप्लिएशन प्राचीन वलित है और ये तीनों के तीनों कैसे? नवीन वलित है। वैसे संसार के सर्वाधिक जो वलित पर्वतमाला है वो नवीन वलित पर्वतमाला है और ट्रसरी काल में बनी है। कब बनी है वो? ट्रसरी काल में बनी है। और एप्लिएशन अब है कहां? ये उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में भी कहां है? पूर्वी तट पर। कनाडा और जो यूएसए का जो उत्तरी पूर्वी भाग है ये वहां पर स्थित है। आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। कौन सी कटिबंधीय जोनल सोइल? देखिए, मैंने आपको बताया था जोनल सोइल का मतलब जो वहीं बनी है। एजोनल सोइल जो अपक्षय, अप्रदन और निक्षेपण से बनी है। जलोढ़ मृदा तो कंप्लीट ही निक्षेपण के द्वारा बनी है, दूर से स्थान से आकर के बनी है। तो राइट आंसर क्या हो गया? जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा किस प्रकार का उदाहरण है? एजोनल सोइल। कैसी है? एजोनल, यानी अकटिबंधीय। आंसर ए। इसका आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट बहुत प्यारा प्रश्न है। देखिए, ये हिममानी के द्वारा निर्मित हिम क्षेत्रों में एक विशाल अर्धवृत्ताकार कटोरीनुमा संरचना, एक गर्त होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? सर्क कहते हैं। इसको स्थान विशेष पर अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसमें कवम, CWM कवम, ये कवम वेल्स में कहते हैं। वेल्स में क्या कहते हैं? सर्क को वेल्स में क्या कहते हैं? कवम कहते हैं। क्या कहते हैं? कवम। कहने का मतलब स्थान विशेष पर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कोरी, ये कोरी कहां कहते हैं? स्कॉटलैंड में कहते हैं। स्कॉटलैंड में। पर्टिकुलर जो सर्क कहां कहते हैं? ये फ्रांस में कहते हैं। आपका प्रश्न है कवम कहां कहते हैं? वेल्स में कहते हैं। कोरी कहां कहते हैं? स्कॉटलैंड में कहते हैं। और सर्क शब्द यूज कहां किया गया? फ्रांस में किया गया है। वैसे सर्क क्या है? हिमानी के द्वारा निर्मित अप्रदनात्मक स्थलाकृति है, जो कि एक अर्ध कटोरे के आकार का एक विशाल गर्त होता है। इसको अपन क्या कहते हैं? सर्क कहते हैं।
और सर्क को स्थान विशेष पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी का प्रतिपादन डेली साहब ने किया है। किसने किया है? डेली साहब ने किया है। नेक्स्ट 42, पृथ्वी के ऊपरी कोर और निचले कोर के मध्य अपर कोर और में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? लहमान। ए, आपको इन सभी डिसकंटिन्यूटी का पता होना चाहिए। पूर्व क्लास में डिस्कशन काफी कर चुके हैं, फिलहाल इसका आंसर आप ए कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपको जो महाद्वीप हैं उसकी कुल जनसंख्या के क्रम को, कि कौन सा महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से उसकी कौन सा स्थान है, उस रैंक को लेकर के यहां पर प्रश्न दिया हुआ है। और इसको देखते हुए इसका आंसर क्या हो गया? बी। आंसर इसका बी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 तथ्यात्मक प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे। देखिए, माल्थस के अनुसार भरण पोषण के साधनों में जो वृद्धि होती है वो अंगणितीय दर से होती है, 1, 2, 3, 4। लेकिन जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो गुणोत्तर अनुपात में होती है, 2, 4 और 4 से डायरेक्ट 8, 16 इस तरह से होती है। तो ये ज्यामितीय वृद्धि या गुणोत्तर, अगर वो जनसंख्या जैसे बात करें कि माल्थस के अनुसार, और यहां लिख दें कि जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो क्या लिखोगे? ज्योमेट्रिक रेट से या गुणोत्तर अनुपात में। लेकिन इसने पूछा भरण पोषण के साधन में जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है? अंगणितीय। तो एक तरह से माल्थस का जनसंख्या के संदर्भ में जो स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कि माल्थस के अनुसार भरण पोषण के साधनों में अंगणितीय दर से वृद्धि होती है, जबकि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय दर से या गुणोत्तर दर से या ज्योमेट्रिक रेट से वृद्धि होती है। इस तरह से आप स्टेटमेंट याद रखेंगे। कोले लेक्चर 2021 में आया हुआ प्रश्न है ये। यस, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर जो 45 है, ये प्रवास से संबंधित मॉडल है और ये मैंने सभी साथियों को बताऊंगा। ऑनलाइन मैंने एप्लीकेशन पर करवा दिए हैं, आप एक बार इनका डिटेल स्टडी करें। और इनको सिंपल प्रश्न आता है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, तो कम से कम आप एक मैंने टेबल दी है, उस टेबल को ढंग से देख ले। में इसमें दिए गए विकल्प के अनुसार जो राइट आंसर है वो 1423 है। अब इसमें देखो, आप हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ ले कि प्रवास का ग्रेविटी मॉडल किसने दिया है, न्यूनतम प्रवास सिद्धांत किसने दिया है, सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल, ये कई बार आता है हैगर-स्ट्रैंड ने। किसने दिया है? हैगर-स्ट्रैंड ने। या प्रतियोगी प्रवासी मॉडल, इनमें से किसने दिया है? तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान करके रखना है कि पर्टिकुलर केवल डायरेक्ट पूछ ले कि प्रवास से संबंधित प्रतियोगी प्रवासी मॉडल किसने दिया है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप अभी इनको संगत करें सुमेलित करके, ये नहीं, इनको याद रखना है आपको, क्योंकि प्रश्न आएगा प्रवास से संबंधित ग्रेविटी मॉडल, गुरुत्व मॉडल निम्नलिखित में से किसने दिया है। तभी तो मैं आपको पूरे प्रश्न पत्र का चैलेंज कर रहा हूं कि आरपीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न पत्र बनेगा वो दोस्तों आपके क्लास नोट्स में से या आपको जो ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्यूशन दिया है वहां से हम हर प्रश्न के जो लेफ्ट राइट बोल रहे हैं वहां से, कि ये बातें आपको याद होनी चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर 46, नगर प्रदेश के सीमांकन डेलिमिटेशन पर सिटी रीजन। देखिए आपके ये जो नगर प्रदेश है इसी को कहते हैं अमलैंड। आपके सिलेबस में अमलैंड दिया हुआ है इसी को। अब इससे संबंधित उसके डेलिमिटेशन से संबंधित कैरी का गुरुत्व सिद्धांत, कन्वर्स का अलगाव बिंदु नियम, रैली का खुदरा गुरुत्व नियम, थिसियन बहुभुज, ये सभी। आंसर क्या हो गया? सभी। अब हो सकता है कि आपसे केवल ये कैरी का गुरुत्व सिद्धांत पूछ ले, ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, अर्बन ज्योग्राफी का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके सिलेबस में है। देखिए ये ध्यान रखना है आप सभी छात्र कि जो आपके सिलेबस में उसी को याद करें, उसके अलावा याद नहीं करें। परीक्षक हमेशा आपके सिलेबस को फॉलो करेगा।
अनावश्यक नहीं पढ़े, जो सिलेबस में नहीं है उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिर एक कौन से खनिज स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है? सामरिक। सामरिक का मतलब यह है कि इनके माध्यम से एक तरह से जो परमाणु बम वगैरह बनाने में जो काम आता है, यूरेनियम और थोरियम, ये परमाणु बम बनाने में काम, यानी सामरिक दृष्टि से एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। मकालू अन्नपूर्णा गोसाईथान शिखर स्थित है दिए गए विकल्प के अनुसार ग्रेटर हिमालय में। वैसे संसार की सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां वो महान हिमालय में है। किसमें? महान हिमालय में। बी। नेक्स्ट 49। इनमें हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो चार और बिल गंगा के डेल्टा का विशिष्ट भूदृश्य है। रह कलर बांगड़ मैदान में मिलती है। खादर में पुरानी थोड़ी आती है, नवीन आती है। आंसर क्या हो गया? ए। खादर का मतलब ही नवीन जलोढ़ है, नवीन जलोढ़ है। तो इसमें 49 क्वेश्चन नंबर जो 49 का आंसर क्या हो गया? ए। 49 का आंसर क्या हो गया? ए। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आप, बहुत प्यारा प्रश्न है। अल्नीनो के आने से मानसून कमजोर पड़ता है। ठीक है, स्टेटमेंट तो सही है। फिर है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र का किसका भारतीय मानसून का प्रमुख कारण है? बिल्कुल शिफ्टिंग होती है। आईटीसीजेड कर्क रेखा या मकर रेखा या भूमध्य रेखा की तरफ शिफ्ट होता रहता है। ये बात तो सही है, लेकिन क्या इसकी वजह से ये कमजोर होगा? अल्नीनो के आने से कुछ भी नहीं होगा। स्टेटमेंट तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ये स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन इसका स्पष्टीकरण ये नहीं दे रहा है। नेक्स्ट 51। कौन सा एक मैंग्रोव, देखिए ध्यान रखना, जो मैंग्रोव प्रकार के जो वन है वो कोस्टल एरिया पर होते हैं। महानदी का डेल्टा है, खंबात की खाड़ी है, सुंदरबन। हमेशा मैंग्रोव वन कहां होंगे? केवल कोस्टल एरिया पर होंगे। और ये जो तराई क्षेत्र है ये कोस्टल एरिया का पार्ट नहीं है, ये हिमालय का पार्ट है, हिमालय का दक्षिणी भाग है। तो इसमें राइट आंसर कि मैंग्रोव वन का क्षेत्र नहीं है तराई क्षेत्र, ये हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट बहुत प्यारा प्रश्न है। पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर क्या कहलाते हैं? काल बैसाखी। फिर चेरी ब्लास्ट में मैंगो साबर, ये फूलों की बौछार कहां होती है? कर्नाटक। मैंगो साबर दक्षिण भारत, लू राजस्थान। लो साहब कहां दिक्कत है? इसमें दिए गए विकल्प के अनुसार आंसर क्या होगा? काल बैसाखी, जिससे जूट जई पटसन की फसल को फायदा, छोटा नागपुर का पूरा जो पठार उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। भारत में दलदली मृदा पीटी एंड मार्सी सॉइल नहीं मिलती, नहीं मिलती। देखिए बिल्कुल केरल में मिल सकती है, उड़ीसा के तटीय भाग में मिल सकती है, बिहार जहां मतलब गंगा नदी बहती है वहां मिल सकती है, लेकिन कहां नहीं मिलेगी? कश्मीर में नहीं मिलेगी। कश्मीर में कैसी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी। तो 53 का बी। क्वेश्चन नंबर 54। भारत की सर्वाधिक गन्ना उत्पादक स्टेट, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक प्रथम स्थिति आज भी उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र, तीसरा कौन है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबा बुदुन की पहाड़ियां, बालाघाट, मैग्नीज, मणिपुर, अभ्रक। सी। अब बाकी याद करना, कालांडी बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है, बालाघाट मैग्नीज के लिए, बाबा बुदुन की जो पहाड़ियां लोह एस के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको थोड़ा सा रटना है मिनरल्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। योजना आयोग के द्वारा वर्णित एग्रो क्लाइमेटिक जोन
देखिए हमारे अगर हम इंडिया में देखें तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और राजस्थान में एग्रो क्लाइमेटिक जोन की संख्या कितनी है? 10 है। लेकिन जो इंडिया के रिगार्डिंग जो बात कर रहे हैं वो कितने हैं? 15। और 15 के नाम हैं, नामांकन किए गए हैं, उन नामों में ये नाम नहीं है। सी, अरावली मालवा उच्च भूमि। कौन सा नाम नहीं है? अरावली मालवा उच्च भूमि। तो हमें यहां क्वेश्चन के अनुसार जवाब देना है। अगर हम वहां देखते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन में देखते हैं तो इसका नाम वहां लिखा हुआ है केंद्रीय केंद्रीय पठारी व पहाड़ी प्रदेश, ये शब्द लिखा हुआ है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, इसकी जगह क्या लिखा हुआ है? केंद्रीय पठारी व पहाड़ी क्षेत्र। तो हमें 15 के 15 नाम, ये कॉलेज लेक्चर 2021 में आया हुआ प्रश्न है, कॉलेज लेक्चर में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश, ये देखिए कंप्लीट तथ्यात्मक जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक दादर नगर हवेली, ये केंद्र शासित प्रदेश है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अभी दादर नगर हवेली दमन दीप को एक कर दिया गया है। दादर नगर हवेली दमन दीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अपन ने ये तथ्य पूछ रहा है 2001 से 2011, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार DBW, ये DB डैश, ये ऐसे DB-W, ये ऐसे बी के डैश लगा हुआ है। तो थॉर्नवेट को अगर इंप्लीमेंट करें तो राजस्थान में जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और जो बीकानेर, उसके लिए इसको निर्धारित किया गया है। कॉपेन थॉर्नवेट का मैंने कंप्लीट करा रखा, देख लेना आप। जिप्सीफेरस, ये देखिए जो ये क्लासिफिकेशन है, ये सॉइल का क्लासिफिकेशन है। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, राजस्थान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो क्लासिफिकेशन दिया है उसके संदर्भ में है। और इसमें कौन है? बीकानेर। कौन सा जिला आएगा? बीकानेर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, बहुत प्यारा प्रश्न है। आर्थिक क्रियाएं, ह्यूमन ज्योग्राफी का वैसे प्रश्न बनता है, आर्थिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी प्रश्न बनता है। तृतीय जो क्रिया है वो व्यवसाय से संबंधित है, ठीक है। द्वितीयक निर्वाह कृषि, प्राथमिक शिकार हंटिंग एकत्रीकरण, चतुर्थ सूचना और शोध, इसमें ये नहीं। द्वितीयक में निर्वाह कृषि नहीं आता है। द्वितीयक जो क्रिया है इसमें क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है वो किस में आती है? द्वितीयक में आती है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यह है कि जैसे आपने लौह एस का खनन किया, लौह इस्पात बनाया, तो लौह इस्पात बनाना क्या हो गया? द्वितीयक व्यवसाय। या जैसे आपने प्राथमिक व्यवसाय के तहत कपास का उत्पादन कर लिया और कपास से आपने जहां धागा बना लिया रुई के द्वारा, और धागे से जो कपड़ा बना रहे हो आप, तो कपड़ा बनाने से लेकर के धागा बनाने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी है? द्वितीयक। द्वितीयक का मतलब है कि प्राथमिक उत्पाद से प्राप्त जो प्रोडक्ट है उसके रूप में परिवर्तन करना, उसकी उपयोगिता में वृद्धि करना। रूप परिवर्तन करके उसकी उपयोगिता में वृद्धि करना ही क्या है? द्वितीयक क्रिया। अभी शायद आपने भोजन ले लिया होगा या लेने वाले हैं, आप चपाती यूज कर रहे हो, क्या आप गेहूं को डायरेक्ट थोड़ी खा सकते हो? नहीं खा सकते। आप गेहूं से आटा तैयार किया, आटा से चपाती तैयार की और फिर आप उसको यूज कर रहे हैं। मीन्स
मतलब गेहूं के रूप में परिवर्तन कर दिया, उसकी यूटिलिटी में वृद्धि कर दी, उसके रूप में परिवर्तन कर दिया, इसलिए इसको अपन द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल करते हैं। अंजू बिल्कुल इंडस्ट्री बोल सकते हो आप, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत उद्योग बोल सकते हो आप, कह सकते हो, राइट, यस। तो इसमें आंसर आप क्या करेंगे, बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 संगत कीजिए, सम्मिलित कीजिए, ये सडबरी कनाडा की प्रमुख माइंस है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, 61 में आंसर क्या होगा, सी, वेरी गुड, राइट आंसर। ये ध्यान रखना, ये चिक्की की माता, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, जो कि कॉपर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, चिली देश में, दक्षिणी अमेरिका का जो चिली वहां है, चिक्की माता कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट 62, ये जो संसाधन है, इनका जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन को लेकर के देखिए, क्योंकि आपके प्राकृतिक संसाधन दिए हुए हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न निर्मित होने की पूरी संभावना है। इसका आंसर क्या होगा, ए, कि कोयला किस प्रकार का है, जल कैसा है, मृदा कैसा है, आपके प्राकृतिक संसाधन दिए हुए हैं, इसका मतलब संसाधनों के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न हो सकता है। दोस्तों, प्रश्न पत्र निर्माण करते समय पूरा ये ध्यान रखा गया है कि टॉपिक हमारे सिलेबस में है, उसी को देखना है। जो टॉपिक हमारे सिलेबस में, वहां से प्रश्न नहीं बनेगा, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं। नेक्स्ट है कि कौन सा मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, 1 से 3 तक सभी कौन से नहीं है, ये नहीं है, कंट्रोल और अर्बेनाइजेशन, नगरीकरण पर नियंत्रण, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 64, किसने पृथ्वी के मुख्य कृषि प्रदेशों को किसने दिया, डी विटलसी। ये कहां के थे, अमेरिका की, डी विटलसी। कितने कृषि प्रदेश बताए थे, कितने मुख्य कृषि प्रदेश बताए थे, कोई बताएगा, मनसुखी बताना। मेजर एग्रोक्लाइमेटिक रीजन कितने बताए थे डी विटलसी ने, देखिए कौन बताएगा, शरण कुमार, मनसुखी, अंजू, रवि, काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, सुमन चौधरी, सुमन, बताएं कितने एग्रीकल्चर रीजन बताएं डी विटलसी ने, संख्या बताइए। अंजू राइट करें चैट बॉक्स में, लघु संदेश के, वेरी गुड रवि, धन्यवाद। 13 कृषि प्रदेश, ये संख्या भी पूछी जा सकती है, राइट। सभी बच्चों का सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा प्रयास है। आप सब बच्चों की बहुत बेहतर तैयारी है। मुझे मालूम है कि हमारे स्टूडेंट ज्योग्राफी में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यह है कि प्रथम प्रश्न पत्र की आपका क्या केस है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, दिए गए विकल्प के अनुसार। सूडान में नगासू, श्रीलंका में चेन्ना, और फिलीपाइंस में कैंगिन या कैंजिन, मलाया मलेशिया वाला पार्ट, मिल्पा, मिल्पा किसमें कहते हैं, मैक्सिको में कहते हैं, मिल्पा मैक्सिको में। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के जितने भी नाम होते हैं दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा देख ले, एक लिस्ट मैंने आपको नोट करवाई थी, ठीक है ना, मिल्पा मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, बागाती कृषि। बागाती कृषि का मतलब है कि इसमें निवेश बहुत अधिक होता है, इसमें तकनीकी की आवश्यकता होती है, इसमें बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी ब्राजील, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, इंडोनेशिया और वेस्ट इंडीज। एरिया की बात कर रहा है, देखिए 66 का क्या होगा, पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, इस वाले पार्ट में। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब एप्लिकेशन वाले क्षेत्र में नहीं होती है। 67, वेबर के अनुसार औद्योगिक सबसे शक्तिशाली निर्धारण कारक उन्होंने परिवहन लागत को बताया, मुख्य कारक। नेक्स्ट 68,
संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा औद्योगिक प्रदेश नहीं है? मिशिगन झील, सेंट लॉरेंस प्रदेश, दक्षिणी एप्लिशन प्रदेश, डेट्रॉइट प्रदेश। डेट्रॉइट तो है, बताएं कौन सा? देखें, राइट आंसर 68। बहुत प्यारा प्रश्न है। संसार के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, वेरी गुड, सेंट लॉरेंस, कनाडा में आ जाता है। नेक्स्ट 69, कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉरेन, ये बेल्जियम बता रहा है। ये ध्यान रखना, लॉरेन सार, ये फ्रांस के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। फ्रांस पूछ लिया जाता है। लॉरेन सार प्रमुख औद्योगिक प्रदेश किसके? फ्रांस के। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी डायरेक्ट सार, लॉरेन। एक और आता है रूर, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। ये तो याद ही कर लेना आप। एक औद्योगिक प्रदेश के बारे में चर्चा की जा सकती है। देखिए, हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? हरित क्रांति के जनक तो ठीक है, जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन जो ये शब्द जो दिया है वो किसने दिया है? विलियम गॉर्ड ने। ए आंसर क्या करोगे? ए, विलियम गॉर्ड। ग्रीन रिवोल्यूशन जो शब्द दिया विलियम गॉर्ड ने दिया। और हरित क्रांति के जनक वर्ल्ड लेवल पर अगर बात आ जाए तो नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया के संदर्भ में बात आ जाए तो क्या करोगे? स्वामीनाथन। अलग अलग। हाँ, नेक्स्ट बिल्कुल सही है। राजेश सार और रूर कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। लारेन लोहा इस्पात के लिए पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। दोस्तों, ये ज्योमोर्फोलॉजी का प्रश्न है। ये क्वेश्चन ढाल विश्लेषण से लिया गया है, स्लोप एनालिसिस से लिया गया है, और वहां से सदैव प्रश्न पत्र बनते आए हैं। अब ये जो प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत किस ज्योग्राफर ने दिया है? देखिए, एकल प्रक्रम मतलब जहां केवल एक ही अप्रदन की प्रक्रिया संकलित है। बहुल प्रक्रम दो या दो से अधिक। ढाल पतन सिद्धांत का पता ही, अनाच्छादन का पता है। डेविस ने ढाल पतन दिया, वुड ने अनाच्छादनात्मक ढाल संकल्पना दी, एच बॉलिंग ने बहुल प्रक्रम दिया, और हार्टन ने एकल। तो 1 2 3 आंसर क्या करोगे? बी। लेकिन ये ध्यान रखना, ढाल विश्लेषण से संबंधित, स्लोप एनालिसिस से संबंधित जो प्रश्न होता है, कई बार आता है कि निम्नलिखित में से ये स्लोप एनालिसिस कि ढाल पतन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया या एकल प्रक्रम। तो आप इन सब वैज्ञानिकों के नाम जरूर याद रख लें। मैं आपसे प्रोमिस कर रहा हूं कि लगभग पूरे प्रश्न पत्र का निर्माण अपने क्लास नोट से वैसे तो होगा। ये नहीं कि आप ये ढूंढने बैठ जाए कि सर आपने तो ये अलग से लिखवाया नहीं। जैसे प्रश्न आ गया कि ढाल पतन सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया, ऐसा आ गया, तो मैंने तो एक साथ ही 4 दे दी। 4 क्वेश्चन है, 4 को आप याद कीजिए, इस फॉर्मेट में याद कीजिए। यस, नेक्स्ट देखिए, एंटीवक्लुंग से तात्पर्य जो उच्चावच है उनके डेवलपमेंट से है। और ये जो शब्द अप्रदन जो पंचक्कर पढ़ते हैं, पेंग साहब का, पेंक महोदय ने ये शब्द यूज किया है जब 5 स्टेज जो बता रहे हैं। मुख्य रूप से तो वैसे इन्होंने पेंक महोदय ने 3 स्टेज, लेकिन उसमें 5 स्टेज की जो बात कर रहे हैं उसमें रिलीफ के विकास के संदर्भ में, डेवलपमेंट के संदर्भ में उन्होंने बात की है, विकास। ठीक है, आंसर क्या करोगे? ए करोगे। हाँ देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। ठोस अवस्था का सीधे गैसीय अवस्था में
और गैस अवस्था का शेष ठोस अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया है, देखिए ये प्रश्न ह्यूमिडिटी से लिया गया है, आर्द्रता से लिया गया है। आपके आर्द्रता और वर्षण ये दोनों ही सिलेबस में है, दोनों ही चैप्टर ऑनलाइन करवा दिए गए हैं, एप्लीकेशन पर जाके पढ़ लें। अभी इसका एक वीडियो और अपलोड करना है जो कल तक मैं इसका अपलोड कर दूंगा। तो देखिए पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस में हो सकता है, गैस में हो सकता है, या फिर वो तरल अवस्था में होता है। पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं हैं, तरल रूप में हो सकता है, गैस रूप में हो सकता है और ठोस रूप में हो सकता है। जैसे अपन अगर जल की बात करें तो जल तीनों अवस्थाओं में मिलेगा। जल देखिए, अगर हम पर्टिकुलर जल की बात करें तो जल हिम के रूप में ठोस अवस्था में मिल सकता है, जल जलवाष्प के रूप में एज ए गैस अवस्था में वाटर वेपर्स के रूप में मिल सकता है, और जल एक तरह से जो तरल है वो हमें तरल रूप में जल में मिल सकता है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, तरल या जिसको अपन द्रव बोलते हैं, ठोस और गैस। अब यहां यह है कि देखिए, यदि ध्यान से देखिए, यदि कोई पदार्थ डायरेक्ट गैस अवस्था में चली जाए, जैसे हिम इतना इसको ऊर्जा दे दी जाए कि डायरेक्ट गैस में चले जाए, जलवाष्प में बदल जाए, और डायरेक्ट गैस से वापस जलवाष्प इसमें ठोस में आ जाए, तो ये जो प्रक्रिया है इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, उदोपातन। ठोस से गैस अवस्था में जाना या गैस से वापस ठोस अवस्था में जाना, या हिम का जलवाष्प में जाना या जलवाष्प का वापस हिम में आना डायरेक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, तो आंसर तो इसका आप सब्लिमेशन कर लें, आंसर तो क्या हो गया? सब्लिमेशन हो गया। लेकिन आप इधर देखिए, यदि ये तरल यानी ये जल जलवाष्प में बदल जाए, जल किसमें? जलवाष्प में बदल जाए, तो इसको वाष्पन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वाष्पन, इवेपोरेशन। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। और यदि ये गैस यानी ये जलवाष्प तरल में बदल जावे तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। ये जो शब्द दिया मैंने, संघनन, कंडेंसेशन, ये चारों शब्द याद होना जरूरी है। फिर लिखा मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब यह है कि यदि ये ठोस तरल में बदल जाए, ये ठोस किस में चले जाए, यानी हिम किस में चले जाए? जल में चले जाए, यानी ठोस किस में चले जाए? तरल में चले जाए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मेल्टिंग बोलेंगे, या अपन इसको फ्यूजन बोलेंगे। इसको मेल्टिंग बोलेंगे। एक प्रक्रिया होती है कि यदि ये जल डायरेक्ट ठोस में आ जाए या तरल से ठोस में आ जाए तो इसको फ्रीजिंग बोलेंगे, क्रिस्टलीकरण बोलेंगे, फ्रीजिंग, इसको फ्रीजिंग या क्रिस्टलीकरण। तो आपको देखिए ये 4 शब्द जिसमें कंडेंसेशन और इवेपोरेशन याद होना जरूरी है। ये सब भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल उदय, ये पदार्थों में भौतिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन ये प्रश्न आ सकते हैं, इनको पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये मैंने उधर करवा दिए हैं, आप थोड़ा सा इनको देख लीजिए दोस्तों। आंसर 73 का सब्लिमेशन, बी आंसर, ऊर्ध्वपातन। ओके, आगे चलूं। यस, 74, निम्नलिखित में से मानव विकास रोड पर प्रकाशित करता है, इसमें यूएनडीपी करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवर्ष एसडीआर प्रस्तुत करता है। देखिए दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की जो अभी सितंबर में जो जारी हुई है, उसके भी मैंने आंकड़े आपको बता दिए थे। वो नवीनतम और पुराने दोनों आंकड़े आप याद रखना। हो सकता है नवीन रिपोर्ट के अनुसार बात कर लें, या हो सकता है पुरानी रिपोर्ट की, दोनों मैंने मानव विकास की जो रिपोर्ट थी आपको बता दिया है, आपको याद करना है। द ब्रंटलैंड रिपोर्ट का संबंध देखिए, ब्रंटलैंड जो रिपोर्ट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, शाश्वत विकास की बात करता है।
एक तरह से देखिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थे ब्रंटलैंड, इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी सबसे पहले 1987 में। तब से लगातार प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट जारी होती है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसको रखना है। तो ब्रंटन जो रिपोर्ट है उसका संबंध किससे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, शाश्वत विकास से है, संसाधनों के संरक्षण और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, लोहा इस्पात कारखाना सुमेलित नहीं है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में है, बिलाई मध्य प्रदेश में नहीं है। बिलाई किसमें? ये बिलाई छत्तीसगढ़ में है। और बिलाई की जो स्थापना की गई वो किसके सहयोग से की गई? पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई। किसके सहयोग से की गई है? पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। कभी कभी देखिए दोस्तों परीक्षाओं में सहयोग की बात कर ली जाती है, तो थोड़ा सा आपको इनको ध्यान करना है। नेक्स्ट अभी जो 77 क्वेश्चन से अभी हमारे बीच डॉक्टर कौशलेंद्र शर्मा जी आ चुके हैं। अभी आगे के दोस्तों उनकी जो पूरी डिटेल सर बात करेंगे। और टेस्ट की दृष्टि से आज हमारा ये अंतिम टेस्ट रहेगा। आपकी वजह से सभी जो भावी जो व्याख्याता है उनकी वजह से दोस्तों आज अपन 100+ टेस्ट का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। 100+, जो कि राजस्थान में इतना काम किसी ने नहीं किया है। हमने टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, इंटीग्रेट तमाम सभी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए एक वर्ष से दोस्तों आपके टारगेट के पीछे हम लगे हुए हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि आप हमें हमारा परिणाम एक अच्छा देंगे, एक सकारात्मक परिणाम आप हमें देंगे। उस उम्मीद और आशा के साथ हम इंतजार कर रहे हैं आपके 15 और 16 अक्टूबर का, कि आगामी जो 15-16 अक्टूबर को जो इम्तिहान हो बहुत अच्छा हो, आपके हमारी आशा अनुरूप के अनुसार हो। हालांकि मैं इसे एक वीडियो और मैं लेके आ रहा हूँ 10 या 11 तारीख को, केवल अपना आपके साथ में जो बात करेंगे, हमें ओमार सीट कैसे अटेम्प्ट करनी है, कैसे प्रश्न करना नहीं करना, उसके बारे में 10 या 15 मिनट अपन अलग से चर्चा करेंगे। अभी समय का अभाव है। अभी आइए सर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। सर आ चुके? लो। नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप लोग? नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन था? तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? फ्रेडरिक हेर्ज़ेल, कार्ल रिटर, रिचर्ड आर्चसन और एराटोस्थेनेस। राइट आंसर सी। सभी को आता होगा ये तो। निम्न में से कौन सा समूह संभववाद को निरूपित करता है? तो रेडजेल, सैंपल, सावर। इसमें कार्लो सावर तो ठीक था, बाकी रेडजेल और सैंपल नियतिवाद से संबंधित है। हंटिंगटन नियतिवाद से संबंधित है। ये तीनों ही नियतिवादी हो गए। स्ट्रेबो ये नियतिवाद से संबंधित है। कांट तो इसमें सावर। इसमें राइट आंसर होगा ए, ब्लास, ब्रुन्स और सावर। कार्ल ओ साउर। क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से किसे आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? फ्रेडरिक हेर्ज़ेल, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, एल्सवर्थ हंटिंगटन, कार्ल और साउर। तो किसको जाना जाता है? फ्रेडरिक हेर्ज़ेल को। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में, निम्न में से कौन सा वर्ग असुमेलित है? परामर्शदात्री समूह, गोल्डन कॉलर, बिल्कुल राइट है। औद्योगिक कार्य व उच्च तकनीकी, व्हाइट कॉलर। प्रौद्योगिक, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी, व्हाइट कॉलर। परामर्शदात्री समूह गोल्डन कॉलर, ये भी सही है। विश्व वन्य जीव कोष श्रमिक, ग्रीन कॉलर, ये भी सही है। परिवहन सेवा कार्य हेतु पिंक कॉलर, यानी तृतीयक व्यवसाय में आएंगे ये, तृतीयक व्यवसाय में। तो राइट आंसर क्या आएगा? द।
राइट आंसर इज डी। पेज ले लो भाई। क्वाइट। निम्न में से कौन से देश कौन सा देश ओपेक देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? अल्जीरिया, लीबिया, इराक एंड कोलंबिया। तो अल्जीरिया, लीबिया, कोलंबिया। कौन सा नहीं है? कोलंबिया। कोलंबिया की जगह कौन आता है? वेनेजुएला आता है। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका व जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है, 100% सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस कनाडा व यूएसए के बीच सीमा बनाती है। यूरुग्वे नदी वो ब्राजील के बीच सीमा बनाती है। तो ध्यान दें, बनाती है। यांगटी सिकियांग लाओस व चीन के मध्य सीमा नहीं बनाती। तो यहां राइट आंसर क्या आ गया? सी। अगला क्वेश्चन, एक मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप के संदर्भ में सत्य कथन है। सत्य कथन पूछ रहा है। ये एक संशोधित प्रक्षेप है, तो एक मानक अक्षांश संशोधित है ही नहीं। ये एक मौलिक प्रक्षेप है। हाँ बिल्कुल है, टोलेमी ने इसकी रचना की थी। तो राइट आंसर क्या आ गया? बी। ये एक यथाकृतिक है? नहीं है। ये एक यथा क्षेत्रफल प्रक्षेप है? नहीं है। निम्न में से कौन सा वर्ग असुमेलित है? बकरवाल पशुचारक है? बिल्कुल है। बुशमैन बुशमैन आखेटक है? बिल्कुल है। बोरो मिश्रित कृषि नहीं करते, ये आखेटक वह खनन कार्य में बिजी रहते हैं, संग्रहण भी करते हैं। बोरो अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन। तो राइट आंसर सी। निम्न में से कौन सा व्यवसायिक वर्ग तृतीयक वर्ग से संबंधित है? टर्सरी ऑक्यूपेशन, संग्रहण, परिवहन, विपणन एंड परामर्श। संग्रहण प्राथमिक व्यवसाय में आता है और परामर्श पंचम व्यवसाय में आता है। तो यहाँ 2 और 4 3, 2 और 3, तो द राइट आंसर क्या है इसमें? डी। यदि किसी मानचित्र की प्रदर्शक भिन्न 1:60 है, मतलब 1 सेंटीमीटर में 60,000 सेंटीमीटर है, तो 1.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है। तो 1.5 कितने को करेगा? 90 को। नब्बे हजार सेंटीमीटर को, और 90,000 सेंटीमीटर का मान मीटर में कितना होगा? 900 मीटर। तो राइट आंसर क्या है? ए। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी मानचित्र में 6 सेंटीमीटर की रेखा द्वारा 15 किलोमीटर की दूरी का प्रदर्शन किया गया है, 6 सेंटीमीटर की रेखा द्वारा, कितनी? 15 किलोमीटर। तो 15 में 6 का भाग लगाओ 15 में, तो 6 दूना 12, तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। और 2.5 किलोमीटर की वैल्यू कितनी होगी? 2.5 लाख सेंटीमीटर। 2.5 लाख सेंटीमीटर।
क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो आरब क्या हो गई? बी। 1:2.5 लाख। पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों का विस्तार मिलता है। तो पवनानुवर्ती मतलब अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। दिनू ये बंद कर देना, ऐसी ऐसी बंद कर दे बेटा। पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों का विस्तार मिलता है। चूरू पालेरी, तो चूरू पालेरी में तो बरखान मिलते हैं। जैसलमेर समक्षेत्र या अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। बीकानेर पूगल में अनुप्रस्थ मिलते हैं। अजमेर पुष्कर में अवरोधी मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। राजस्थान में सर्वाधिक मिलने वाला मृदा समूह है। क्या करूं? बोल। क्या हुआ बेटा? राजस्थान में सर्वाधिक मिलने वाला मृदा समूह है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टियां मिलती है? एंटीसोल और एरिडोसोल्स। तो राइट आंसर क्या है? सी। और इनमें भी सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है? एंटीसोल मिलती है। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में एक मानक अक्षांश प्रक्षेप के संदर्भ में असत्य कथन है। इनमें सभी देशांतर रेखाएं यथार्थ होती है। बिल्कुल हाँ, होती है। इसमें ध्रुव चाप के रूप में होता है। बिल्कुल होता है। मानक अक्षांश के अतिरिक्त सभी अक्षांश रेखाएं यथार्थ नहीं होती, ये भी सही है। एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या आ गया? डी, असत्य कथन। राइट आंसर डी। क्यूट कर जाओ। कौन से मानचित्र प्रदर्शक भिन्न सबसे न्यूनतम होती है? तो एटलस मानचित्र में होती है। किसमें होती है? एटलस में। बुकर दीवारी एटलस। एटलस मानचित्र में सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा कहां होती है? बुकर मानचित्र में होती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। सब जानते हो, काफी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए मैंने। मर्केटर प्रक्षेप के संदर्भ में सत्य कथन है। ये एक संशोधित प्रक्षेप है। बिल्कुल सही है। ये खोजों के युग की देन है। बिल्कुल सही है। गिरार्डस मर्केटर ने बनाया था। इस मानचित्र प्रक्षेप में लीबिया व मिस्र अपने वास्तविक आकार से बड़े बनते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ आकार की बात की गई है, तो बड़े बनते हैं, यानी सभी सत्य कथन है। राइट आंसर डी। समपटल सर्वेक्षण में प्रयुक्त आरेखण पट्ट को समतल किया जा सकता है। तो समपटल सर्वेक्षण में आरेख पट्ट पर टेबल पर समतल करने के लिए स्प्रेड लेवल का प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन ध्यान दो, समतल करने के लिए अपन त्रिपाद स्टैंड को आगे पीछे करते हैं, अतः ट्राइपॉड स्टैंड का भी प्रयोग किया जाता है और लेवल उपकरण का भी प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है? डी। समपटल सर्वेक्षण में बड़े भूभाग के सर्वेक्षण के लिए प्रतिच्छेदन विधि इंटरसेक्शन मेथड में मापक की सहायता से दूरी का अवकलन किया जाता है। सिर्फ एक ही दूरी निकाली जाती है और वो भी आधार रेखा। किसकी? आधार रेखा की, बेस लाइन की। सिर्फ और सिर्फ आधार रेखा का अवकलन किया जाता है। ध्रुवीय मध्य समदूरस्थ प्रक्षेप में अक्षांश रेखाएं बनी होती है। वास्तविक आकार से छोटी, वास्तविक आकार में, वास्तविक आकार से बड़ी और वास्तविक से लगभग आधी मापनी की। तो राइट आंसर क्या होगा? वास्तविक आकार से बड़ी।
सी, राइट आंसर सी 95 में। बिल्कुल सही है। लघु भौतिक भूदृश्यों के संदर्भ में असंगत युग्म है अरावली रामगढ़ की पहाड़ियां। तो रामगढ़ की पहाड़ियां तो हाड़ौती में है। किसमें है? हाड़ौती में। ये यही राइट आंसर आ गया इसका। ए इज राइट आंसर। पूर्वी मैदान सही है, सब सही है। राजस्थान में कौन से कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषताएं निम्न है? अति भूमिगत जल विदोहन, तो ये झुंझुनू में आ गया, झुंझुनू और सीकर आ गया यहाँ। अति भूमिगत जल दोहन तो झुंझुनू सीकर आ गया। दलहन फसलों की प्रधानता, तो यहाँ चमड़ा उत्पादन होता है। बुरी रेतीली मिट्टी, बिल्कुल सही बात है, यहाँ सिरोजम मृदा मिलती है। वर्षा अर्ध शुष्क प्रकार की, तो राइट आंसर क्या आ गया? ए, सेकंड ए। राजस्थान के खनिजों व प्राप्ति स्थानों में कौन सा वर्ग असंगत है? पूनम बीकानेर में है, पेट्रोल का कुआं है, बिल्कुल सही है। घोटारू प्राकृतिक गैस है या नेचुरल गैस है? गलत हो गया ये, प्राकृतिक गैस है। तो राइट आंसर क्या है इसमें? बी। मांडो की पाल फ्लोर्स पार के लिए है, और मकरेड़ा है ये, मकरेड़ा अजमेर में फेल्स पार के लिए। निम्न में से कौन सी शाखा इंदिरा गांधी नहर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो नौरंगदेसर तो है, चारणवाली भी है, लीलवा जैसलमेर में है, रतनपुर नौहर नहीं है। तो राइट आंसर क्या है इसमें? बी। राजस्थान में ज्वार उत्पादक जिला समूह, तो ज्वार उत्पादक जिला समूह में नागौर आता है, अजमेर आता है, भीलवाड़ा आता है, जयपुर आता है, ठीक है, दौसा आता है। तो यहाँ नागौर है, लेकिन सीकर झुंझुनू आ गए। यहाँ बढ़िया आंसर कौन सा है? वो है जयपुर, अजमेर एंड भीलवाड़ा। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रथम चिर संवत काल के भूगोलवेत्ताओं में असंगत युग्म है। अरस्तु वातावरणीय नियोजनवादी थे, बिल्कुल थे। हेरोडोट प्रादेशिक भूगोलवेत्ता, तो इसको माना जा सकता है प्रादेशिक भूगोलवेत्ता, क्योंकि इसने एशिया और यूरोप के प्रदेशों का काफी वर्णन किया है, मानचित्र भी दिया है। स्ट्रेबो क्षेत्रीय भूगोलवेत्ता, बिल्कुल सही है। हिप्पारकस प्रकृतिवादी भूगोलवेत्ता नहीं है, खगोलज्ञ था ये। तो राइट आंसर क्या है इसमें? डी। रूढ़ प्रक्षेपों के संदर्भ में असत्य कथन है। इन्हें ज्यामितीय विधियों से बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ये संशोधित प्रक्षेपों की श्रेणी में आने, बिल्कुल सही है। इनका अनिश्चित उद्देश्य होता है, ये गलत है। इनका निश्चित उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर इज सी। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण है बाजार क्षेत्र की निकटता, ये तो ठीक है। ऊर्जा की आपूर्ति नहीं है, परिवहन केंद्र व सस्ता मानव नहीं है। राइट आंसर है इसमें डी, द कच्चे माल की उपलब्धता। राजस्थान में जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व वाला जिला समूह है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? जैसलमेर एंड बीकानेर का। राइट आंसर बी, 100 से भी कम है यहाँ। राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्ष कहाँ मिलते हैं? तो डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा, ठीक है। उदयपुर भी राइट आंसर है, बट उदयपुर के साथ जोड़े में कौन है? राजसमंद है, तो राइट आंसर नहीं माना जाएगा। सही। निम्न में से कौन सा वर्ग असुमेलित है? संदर्श प्रक्षेप, तो संदर्श प्रक्षेप, गोल्स प्रक्षेप, बिल्कुल सही बात है। संदर्श प्रक्षेपों की श्रेणी में आता है, यह बिल्कुल सही है। असंदर्श प्रक्षेप, मर्केटर, ये भी ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा। ज्यामितीय प्रक्षेप, मॉलविड प्रक्षेप, ये भी चलेगा।
रूढ़ प्रक्षेप, रूढ़ प्रक्षेप में लैम्बर्ट नहीं आता, लैम्बर्ट जो आता है वो संदर्श प्रक्षेप की श्रेणी में ही आता है, संदर्श की श्रेणी में ही आता है। तो राइट आंसर क्या आ गया? डी। निम्न में से कौन सा वर्ग असुमेलित है? राजनीतिक भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल, बिल्कुल सही है। नियतिवाद का प्रतिपादक ईसी सैम्पुल, सही है। सांस्कृतिक भूगोल का प्रतिपादक बोला इसने, तो सांस्कृतिक भूगोल में रेडजेल का भी योगदान था और एल्सवर्थ हंटिंगटन का भी था, बट सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्लो साउर को कहा जाता है। तो ये सिर्फ प्रतिपादक लिखा है यहाँ, इसको अपन मतलब कंप्लीटली सही नहीं मान सकते लेकिन गलत भी नहीं मान सकते। यहाँ देखो क्षेत्रीय विविधीकरण, ग्रिफिथ, टेलर और टेथम, इनका कोई लेना देना ही नहीं है, अतः यहाँ तो सीधा सीधा ही आंसर है क्षेत्रीय विविधीकरण, डी। अध्यारोपित सुपरइम्पोज्ड सीमा का उदाहरण है, तो सुपरइम्पोज्ड सीमा इनमें बर्लिन सीमा है, ए, बर्लिन सीमा जर्मनी के विभाजन के साथ। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सीमांत अतीत से संबंधित होते हैं, सही बात है, सीमांत में कहानियां चलती है। सीमाएं वर्तमान से संबंधित है, सीमाएं आज की तारीख में होती है। सीमांत कभी भी, ध्यान दें, अपने ऐतिहासिक अस्तित्व को कभी नहीं छोड़ते, ये भी सही है। बफर क्षेत्र शक्ति संपन्न होते हैं, नहीं होते। बफर क्षेत्र यदि शक्ति संपन्न होते तो वो खुद एक राजनीतिक केंद्र के, राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन सकते हैं, तो गलत हो गया। पोषक क्षेत्र प्राथमिक क्रियाकलाप क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है, सी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? लेबन्सराम फ्रेडरिक रेडजेल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्षेत्र एकीकृत संकल्पना एसबी जोन्स, सही। सीमा निर्धारण रिचर्ड हॉडसन, सही। रिमलैंड संकल्पना स्पाइकमैन की है, किसकी है? स्पाइकमैन की। तो राइट आंसर क्या आएगा इसमें? डी। कार्ल रीटर से संबंधित विचारों का समूह है, कंसेप्ट ऑफ फूल, बिल्कुल सही है। संपूर्ण की संकल्पना दी थी। मानव केंद्रित विचार है, नीतिवादी विचार है, अर्धकुंडे के विचार है। तो यहाँ राइट आंसर क्या आएगा? सी, सभी। मादीपीयता की संकल्पना का प्रतिपादक माना जाता है, तो मादीपीयता की यहाँ दो आ गया, कार्ल रीटर और वान हम्बोल्ट, दो आंसर है, बट ज्यादा बेटर आंसर क्या है? ए। ब्लास्ट से संबंधित कृति नहीं है, जेनरे डीवाई, टेबला डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस, ला फ्रांस डी ला ईस्ट, मैथोडोलॉजी ऑफ अर्बन ज्योग्राफी, ये ब्लास्ट की पुस्तक नहीं है, तीनों पुस्तकें हैं। डेमोक्रेटिक आइडिया एंड रियलिटी, यहीं से ध्यान दें, हार्टलैंड की संकल्पना डेवलप हुई थी इस पुस्तक से, 1919। राइट आंसर सी, 1919। अगला सेंटेंस कि मानव पृथ्वी तल की उपज है, इसी सैंपल ने कहा था, मैन इज प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, मानव पृथ्वी तल की उपज है। अब मानव पृथ्वी तल की उपज है, इसी सैंपल का सेंटेंस है, किससे संबंधित है? नियतिवाद से। किससे संबंधित है? नियतिवाद से, सी, सॉरी सी क्या, ए। मानव भूगोल के तथ्यों में हंटिंगटन के मानव प्रतिक्रियाओं में कौन सी प्रतिक्रिया नहीं आती? तो ध्यान दें, वनस्पति व जीव जंतु नहीं आते। ये ध्यान दें, जीवन के प्रकार में आता है, किसमें आता है? जीवन के प्रकार में। तो राइट आंसर होगा बी। ग्रिफिथ टेलर के प्रवास व कटिबंध सिद्धांत में मानव जीवाश्म के सहस्त्र मिलते हैं,
क्षैतिज अवस्था में भी मिलते हैं और गहराई में भी मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या है? क्षैतिज व लंबवत अक्ष पर। पीला रंग अपना तो कौन सा है? सांवला रंग है। गोल नाक, नाक कौन सा? गोल, और छोटी सी पकौड़ी जैसी नाक रख दी, ये किनके? जापानी। कांचारे, चौड़ा सिर। तो ये कौन से प्रकार हो गए? मंगोलियाड सी, जापानी, चाइनीज, कोरियाई। रिचर्ड हार्टसन का भूगोल विषय में योगदान रहा है। राजनीतिक व प्रादेशिक भूगोल में बिल्कुल रहा है, क्षेत्रीय अध्ययन में बिल्कुल रहा है, और भूगोल की रूपरेखा निर्धारण में। राइट आंसर क्या है? सी। निम्न में से कौन सी कृति कार्लो साउर से संबंधित नहीं है? पल्स ऑफ एशिया, सबने कर दिया होगा, किसी को दिक्कत ही नहीं आई होगी। तो यहां तक थे ये ज्योग्राफी के सवाल। अब आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के सवाल। देख ली होगी। तो ये यहां से शिक्षा मनोविज्ञान के सवाल आते हैं, वो आप लोगों ने आंसर शीट में देख लिया होगा। ठीक है, देख लिया सभी ने? हाँ, अपडेट कर लिया। और बेस्ट ऑफ लक, और बढ़िया तरीके से पेपर